हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान 29 फरवरी का सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है। अभी अभी ये पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है। आप लोग इस पेपर को जल्दी से तैयार कर लो। 100% गारंटी की बिल्कुल यही पेपर आप सभी के 29 फरवरी के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार करके जाएंगे, साइंस में 29 फरवरी के दिन बिल्कुल 70 में 70 छाप कराएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लेकर के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी, बिल्कुल यही पेपर आएगा। ये जो पेपर है ये आप सभी का 29 फरवरी का बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, यानी बिल्कुल असली वाला पेपर जो है ये यही पेपर है। सबसे वायरल पेपर, क्योंकि इसका जो संकेतांक है ये 824 EM है। ठीक है, ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर हो चुका है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट 29 फरवरी से पहले, अगर 1 घंटे पहले एग्जाम से भी इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे तैयार करेंगे, पूरे 70 में 70 फोड़ कराओगे आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे जो आप सभी को इसमें, यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को जो समय मिलेगा साइंस के पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, यानी 29 फरवरी के 1 घंटे पहले भी तैयार कर लेंगे ना, तो हम आप सभी को कह रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोग इस पेपर को 250 पे ही करके आप लोग बैठ जाओगे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे यानी जितने भी स्टूडेंट अभी तुरंत तैयार कर ले रहे हैं इस पेपर को, तो 70 में 70 वो 29 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में बैठकर वो 70 में 70 छापेंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे पहले निर्देश दिया, प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें क्या है, 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। ठीक है, यहाँ पे खंड अ जो है यहाँ पे 3 उपखंडों में विभाजित है। जैसा कि आप सभी का जो ये पेपर होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से, यानी 3 पार्ट होते हैं आप सभी के इसमें विज्ञान के। उन तीनों पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे हम आप सभी को उत्तर के साथ पूरे के पूरे सॉल्यूशन इस वीडियो में इस पेपर का बताएंगे। जैसा चित्र कैसे बनाना है, आप सभी को किस चीज से चित्र बनाना है, पेंसिल से या पेन से, ठीक है, कैसे बनाना है पूरा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। रंगीन ये चित्र है ना, पूरा हम आप सभी को इस रंगीन चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, यानी पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन के पेपर को, ठीक है, पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगर आप सभी लोग साइंस में कमजोर हो, आपको साइंस जो है विज्ञान समझ में नहीं आती ना, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो एक कमजोर स्टूडेंट जिसको साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो साइंस में बिल्कुल जीरो है ना, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद साइंस में हीरो बन जाएगा। ठीक है, यानी पूरे के पूरे जो है साइंस आप सभी को 100% जो है समझ में आ जाएगा मात्र इस वीडियो को देखने के बाद। पूरे के पूरे 70 में 70 आप लोग फोड़ कराओगे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे ये उपखंडों में विभाजित है। और इसमें क्या है कि इस तरीके से खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। ठीक है, खंड अ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। खंड ब के प्रत्येक उपखंड को सभी प्रश्न एक साथ करना है। यानी अगर आप लोग उपखंड, ठीक है, उपखंड क जो है इसमें 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आप सभी को, ठीक है, यानी 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को आप लोग को उपखंड क में ही उसके आंसर को लिखना है। ये नहीं कि उपखंड ख में आप लोगों ने इसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अगर ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, उनको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए आप सभी को क्या करना है, यानी जिस उपखंड के क्वेश्चन को कर रहे हो आपको उसी उपखंड में करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 25 सेमी और 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत। ठीक है, तो देखिए स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर जो है 20 सेमी। ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेमी दिया है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ पे R बराबर क्वेश्चन मार्क, R का मान पूछ रखा है। ठीक है, सबसे पहले की सूत्र क्या होता है, यानी इस तरीके से होता है, F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, इससे यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले की ये जो मान दिया है, ये F का मान दिया है 20 सेमी। ठीक है, और R बराबर क्वेश्चन मार्क, R का मान पूछ रखा है। अब आप सभी लोग ये F का मान F के जगह पर रख दीजिए फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इक्वल यहाँ पे R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये बराबर के इधर जाएगा, तो ये भाग में इस समय है, और ये इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर 20 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 40 सेमी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या जो इसकी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 40 सेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कूलाम होता है, ओम होता है, जूल या ओम मीटर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है और इसकी जो सिंबल होती है कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, आप सभी लोग इस तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, जनित्र कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या अमीटर कहते हैं, ठीक है, या मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उसको अमीटर कहा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को नापते किससे है, तो अमीटर से ही नापा जाता है। ठीक है, इसको एमीटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, अमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, जो प्रोटॉन है उस पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। प्रोटॉन जो होता है इसमें प्लस में होगा मात्रा। ठीक है, तो प्लस में कहाँ पे, यानी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, यदि फाई इक्वल यानी फाई को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा ए जो है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का यानी काट का क्षेत्रफल है। तो इसके बीच जो सही संबंध है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि बी बराबर, ठीक है, 5/a। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। ठीक है, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बटे के यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण जो होता है वो किस टाइप का होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी इस तरीके से ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी वो आभासी होती है, वास्तविक होती है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है। ठीक है, तो वो देखिए जब भी ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी बनेगा और ये सीधा बनेगा। ठीक है, उल्टा नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब इसके बाद आ गया उपखंड ख। ठीक है, उपखंड ख का मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो कि कितने वायरल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने क्वेश्चन है इस पेपर में सभी वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप सभी लोग इस पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लिए, ये आपका जो पेपर है ना, ये पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना उसका ये मुकाबला देगा आपको। ठीक है, यानी अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपको पिछले 5 सालों की जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये उसी टाइप का, यानी पूरे आपके जितने भी पेपर है पिछले 5 सालों से सभी से मिला करके, ठीक है, ढूंढ करके ये पेपर बना हुआ है। और ये इसी टाइप से यानी बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसे ही बनता है और हम ही सभी टीचर मिलकर के बोर्ड की पेपर को भी बना कर देते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या 14 होता है। ठीक है, और सबसे पहले कि देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, यानी जल का पीएच मान अम्लीय नहीं होता है, नहीं क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापीय जल से अभिक्रिया करता है। कौन सा धातु करता है, कॉपर, लोहा, जस्ता, ठीक है, या यहाँ पे ये सोडियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा धातु करता है, तो वो सोडियम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, सोडियम। ठीक है, इसको यन्य से शो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनेल या इसको प्रोपेनल भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। क्या होता है, CHO। ठीक है, एकल बार CHO इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा, ठीक है, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे धोने के सोडा का सूत्र यानी जो डिटर्जेंट है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 11, कॉपर यानी तांबा का अयस्क है, बॉक्साइट है, मेलेकाइट है, कार्नेलाइट है या सीडेराइट है। ठीक है, कॉपर का अयस्क पूछ रखा है तो वो सीडेराइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
निम्नलिखित में से जो दुर्बल अम्ल है वो क्या है? ठीक है, HCl जो है वो दुर्बल अम्ल है, या यहाँ पे H, ठीक है, CN है यानी हाइड्रोजन साइनाइड, या HNO3, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल, और या H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी ये जो सूत्र है ये तेजाब का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल पूछा है, यानी जो इन सभी से बिल्कुल कमजोर अम्ल है, यानी सबसे कम अम्ल है, वो है यहाँ पे HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है 13, अम्ल से हाइड्रोजन, ठीक है, हटाने वाला धातु है, क्या है? जेडियन है, जिंक या कॉपर है, या Ag है, ठीक है, या Hg है, पारा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा धातु है जो हटाता है? तो वो जेडियन है, जिंक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद आ गया उपखंड ग, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो घर है उस क्या किसको कहते हैं? ऊर्जा का घर, ठीक है, वो क्लोरोफास्ट है, यानी क्लोरोफिल जो है पड़हरिम, उसको ऊर्जा का घर कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो होती है, जिसे पड़हरिम कहते हैं, ठीक है, पत्तियां अपनी भोजन सूर्य के प्रकाश में बना पाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मानव बिक का कार्य होता है, ठीक है, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में, हार्मोन संश्लेषण में, या उत्सर्जन में। तो मानव बिक का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन में ये कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं, या लाइसोसोम्स, या प्रायोन्स, ठीक है, या जीन। तो ये जीन जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर लाता है, और इसके बाद ऑक्सीजन को यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो चीजें है उसको फेफड़े से बाहर निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है? यानी श्वसन का कार्य करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ठीक है, तना है, पत्ती है, जड़ या प्रकलिका है। ठीक है, तो वो तना है, यानी कायिक बोला गया है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसके यानी किसी भी भाग से, जैसे उसका डंठल हो गया, ठीक है, तो उसके डंठल, पत्ते या किससे सबसे अधिक यानी अनुकूल होता है, तो वो तना होता है। ठीक है, तने से जो होता है पौधे का, यानी कोई ऐसे हो गया जैसे गुलाब का हो गया ना पौधा, अगर आप सभी लोग उसके तने को काट कर लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? फिर से एक नया गुलाब के पौधा हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से तना हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 19, एक द्विसंकर का दर्श पारूप होता है। ठीक है, तो वो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होता है। यहाँ पे द्विसंकर पूछ रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या 47। ठीक है, तो ये 46 होती है। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये उपखंड क सबसे पहले शुरू होता है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, यानी फोकस दूरी की आपको गणना करना है। यदि उसकी क्षमता जो है कितना दिया है, यानी P का मान, पहला जो डायोप्टर है वो कितना दिया है? P1 या डायोप्टर आप लोग D1 मान सकते हो इसको, तो वो यहाँ पे -2.0 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, और यदि यानी एक डायोप्टर प्लस एक डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है, और ये जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अब आप सभी को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे आप सभी को क्या करना है? फोकस दूरी, ठीक है, इसकी गणना करना है, और यहाँ पे जो क्षमता दिया है यानी पावर दिया है, ठीक है, वो P1 और P2 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल कितना मान दिया है? -2.0, ठीक है, 0 डायोप्टर, और ये माइनस में दे दिया मान। ठीक है, यानी क्षमता जो है माइनस में दिया है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस में दे दिया, जैसे यहाँ पे P2 बराबर कितना दिया है? यहाँ पे 1 डायोप्टर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया +1 डायोप्टर का मतलब ये जो है उत्तल लेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, उत्तल लेंस की यहाँ पे क्षमता के बारे में दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मान दिया है और बाकी आप सभी को ज्ञात क्या करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, यानी एफ का मान आपको ज्ञात करना है और दोनों के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं कि यानी ये जो है इस तरीके से अगर आप सभी लोग, यानी जो सूत्र होता है क्षमता का फोकस का, वो एफ बराबर 1/p होता है, ठीक है, और ये जो है ये मीटर में दिया हुआ है। और अगर आप लोग सेमी में इसको लिखना चाहते हो तो यानी एफ बराबर हो जाएगा 100/p, ठीक है, ये जो है सेमी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके फोकस का मान जो है इसको हम सेमी में अगर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि हम पहले वाले फोकस का मान निकालेंगे, यानी तो यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा 100/k, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/k, और यहाँ पे P1 का मान, यानी पहले मान जो दिया है वो कितना है -2.0 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2.0, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, ऊपर नीचे हम कितना का गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे, ठीक है, गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये शून्य से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया और बाकी 2 से जो 100 है वो 50 बार में कटेगा। F1 बराबर जो आ गया यहाँ पे वो माइनस हमारा 50 सेमी आ गया, ठीक है, और मान ऋणात्मक में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंस था ये कौन सा है, अवतल लेंस है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो माइनस ऋणात्मक होता है। तो ये पहले कि हम F1 के बारे में निकाले हैं और इसके बाद हमें F2 का मान निकालना है। F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100/k, इसका F2 का मान कितना दिया है, यानी इसमें जो क्षमता है P2 उसका मान 1 डायोप्टर है, ठीक है, इसी सूत्र पे हम रख रहे हैं इस वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे P2 का मान रख रहे हैं 1, तो यहाँ पे F2 बराबर कितना आ जाएगा, ये तो पूरा यानी कि 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि ये उत्तल लेंस के लिए। अब यहाँ पे हमारा पहला फोकस और दूसरा फोकस निकल गया और क्वेश्चन में पूछ रखा था कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान क्या है, यहाँ पे -50 है तो 1/-50 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/F2 का मान 100 दिया है तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका 100 ले लेते हैं एलसीएम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो 50 है ये 100 को कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है, 50 के 50 दूना 100, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी 2 बार में काट रहा है और प्लस यहाँ पे 100 जो है 100 कम 100 हो गया तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस यहाँ पे 2 में से 1 गया तो -1/100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/f बराबर -1/100। अब इसको हम F बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे -100 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो -100 सेमी आ जाएगी, ठीक है। आपको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पूरे के पूरे इसी तरीके से समझा कर बताएंगे। सिर्फ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग 1000 इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक आप लोग जरूर कराइएगा, ठीक है। इतना आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु जो है वो 10 सेमी दूरी पर रखी गई है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, इसको आपको ज्ञात करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को सॉल्व कैसे करना है इसको। सबसे पहले कि यहाँ पे जो मान दिया है यानी 15 सेमी फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उत्तल दर्पण है यानी इसकी फोकस दूरी जो होगी वो प्लस में हो जाएगा। तो F बराबर जो है 15 सेमी और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई वस्तु यानी ये वस्तु की दूरी दिया है, U बराबर यहाँ पे दिया है 10, ठीक है, -10 सेमी। और इसके बाद यहाँ पे तो प्रतिबिंब की प्रकृति आकार यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बाकी प्रकृति वगैरह जैसे कि आभासी हो गया कि वास्तविक आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, दर्पण के सूत्र, दर्पण दिया है तो दर्पण के सूत्र आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
1 बटे के एफ बराबर 1 बटे के भी प्लस 1 बटे के यू, ये दर्पण का सूत्र है। इसी से अब आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। मान दिया है सबसे पहले 15, तो आपको रख देना है 15 बराबर 1 बटा के भी का मान कुछ नहीं है, अपनी जगह पर है, प्लस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 बटा के यू का मान, यहाँ पे दूरी को हमेशा ऋणात्मक में रखते हैं तो यहाँ पे -10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटा के -10, यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये जो प्लस है इसकी जगह आप लोग यहाँ पे ये माइनस भी ऐसे लिख सकते हो, बाकी प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा के 15 जो है ये अपनी जगह पर है, बाकी ये जो 1 बटा के -10 है ये जब बराबर के इधर आएगा तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा के +10 बराबर 1 बटा के भी, इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, 1 बटा के भी बराबर 1 बटा के +15 प्लस यानी 1 बटा के 10। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 15 दुना के 30 और प्लस यहाँ पे 10 तिहाई 30 होता है, तो यहाँ पे हो गया 5 बटे के 30, ठीक है। 5 बटे 30 यानी 1 बटा के भी बराबर 5 बटे 30 आ गया, ठीक है। और यहां से अगर हम भी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे के 5, और ये कट जाएगा इससे, 5 6 का 30, और भी बराबर कितना आ गया, 6 सेमी, ठीक है। यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। पूरा आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। बाकी इसके अगर हम प्रकृति का बात करें तो ये जो है ये यहाँ पे किस में आया हुआ है, प्लस में आया हुआ है, तो इसकी प्रकृति जो हो जाएगी आभासी हो जाएगी, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है। और ये जब ये आभासी और सीधा बन रहा है तो ये उत्तल दर्पण में यानी कि ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा सॉल्व करना है। ऐसे ही आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें से यानी दर्पण से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर 2-3 क्वेश्चन जो है सिर्फ न्यूमेरिकल के रूप में आएंगे, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रेखा यानी आपको रेखा खींचने के लिए आएगा, ठीक है, डायग्राम खींचने के लिए आएगा। तो ये तो हम किरण आरेख खींचने के लिए, तो ये तो हम कई पेपर में बता चुके हैं, और अब इस पेपर में जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यानी न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यानी कभी कभी कई साल के यानी किसी साल के पेपर में न्यूमेरिकल ही 2-3 दे देते हैं, ठीक है, और किसी साल के पेपर में क्या है कि न्यूमेरिकल और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो अथवा नहीं होता है, उसको भी आपको करना है। हमने कई ट्रिक बताया है जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हो न्यूमेरिकल। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित, ठीक है, समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम आएगा। यानी कैसे उसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे जिससे पहले में 4 ओम आएगा और दूसरे में 1 ओम आना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें 4 ओम प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे, ठीक है, समांतर क्रम, और इसको पास क्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे 3 ओम है और 6 ओम है, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और इसके बाद जितना यहाँ पे निकलेगा, जो भी मान आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम ये जो 2 ओम बचा ना, इसको हम इसमें जोड़ करके इसको फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम ये 3 ओम और 6 ओम को किसमें जोड़ेंगे, पास क्रम में यानी समांतर क्रम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बटा के R' बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2, इस सूत्र से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा R1 की जगह हमें 3 ओम और 6 ओम को ही सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और 2 ओम के प्रतिरोध को ये जो निकलेगा उसके जो भी मान निकलेगा उसके साथ इस 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा के R' बराबर 1 बटे के 3 प्लस 1 बटे के 6। अब इसका हम 6 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 1 6 कम 6, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 बटे के 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम R' बराबर अगर लिखेंगे तो ये 6 बटा के 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट गया 2 बार में, तो R' बराबर यानी R' बराबर, ठीक है, R' बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2 ओम,
आर डैश बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद इस 2 ओम को हम क्या करेंगे, हमने बताया कि ये जो 2 ओम है इसके साथ ये जो मान आएगा इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 ओम और ये 2 ओम को हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, जितना चीजें हमने बोल रहा है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। इसको लिखने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए अब देखिए, इसको दोनों को हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी आर। ठीक है, आर यहाँ पे डैश बराबर या आर इक्वलेट बराबर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ये जो ओम है, ठीक है, इसको आर डैश मान लेंगे और प्लस यहाँ पे इस ओम को 2 ओम को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। आर डैश का मान हमारा यहाँ पे 2 ओम आया हुआ है, आर डैश का मान। तो यहाँ पे आर इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस यहाँ पे 2 ओम। ये टोटल कितना हो जाएगा, आर इक्वलेट बराबर 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पहला आंसर आ गया। यानी ये जो पहला आंसर था 4 ओम, तो ये 4 ओम आ गया। इसके बाद हमें 1 ओम लाना है। ठीक है, दूसरे नंबर में हमें 1 ओम लाना है। अब 1 ओम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कि 1 ओम के लिए, ठीक है, यानी ये जो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिरोध दिए हुए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, और इसके बाद जो अभी निकाले हमने प्रतिरोध, यहाँ पे जो निकाला हुआ है, ठीक है, 4 ओम, इसको हम क्या करेंगे, इसको सभी को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी को हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए थे सबसे पहले इसको 1/2, ठीक है, और प्लस 1/3 प्लस 1/6 और प्लस यहाँ पे जो ये निकला है, ठीक है, आर इक्वलेट, यानी पूरा जो प्रतिरोध है ये कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरा में क्या है, 1 ओम प्राप्त करना है। ठीक है, 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम जो ये 3 प्रतिरोध दिए हैं, इसको हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाए और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये अब यहाँ पे इसको हम किस में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो इसका 6 ले लेते हैं, 2 6 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 6 कम 6। ठीक है, 2 6 और 3 दूना की 6, 6 कम 6। तो इस तरीके से ये 6/6 आ गया। ये दोनों इससे मर जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे, r बराबर 1 ओम आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा ऐसे ही आंसर आएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, आपको इसी तरीके से दोनों आंसर लाना है, 1 ओम और 4 ओम। और किसी चालक का जो प्रतिरोध है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध वो गुणधर्म है जिसके कारण जो उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है, यानी विद्युत धारा का विरोध कर सकता है, जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध कर सके, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल L, ठीक है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक है, और ये चालक के ताप पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल T, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे दिए गए परिपथ में आपको गणना करना है। किसका किसका करना है, 3 बिंदु दिए, तीनों बिंदु का करना है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच के तुल्य प्रतिरोध का आपको गणना करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये फिगर है, आपको ए यानी ए और ए बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेट की गणना करना है। तो सबसे पहले आप सभी को ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है बिंदु। तो पहले में आप सभी को लिखना है ए वो, ठीक है, और यहाँ पे बी के बीच, तो यहाँ पे ए और बी के बीच आप सभी को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आप सभी लोग इसको आर डैश मान सकते हो। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो भी दिया है यहाँ पे ए और बी के बीच दिया है, तो सबसे पहले कि देखिए हम ए और सी के बीच निकालेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले ए और सी के बीच निकालेंगे, इसके बाद हम ए और बी के बीच निकाल लेंगे। तो ए और सी के बीच 2 प्रतिरोध दिया है, ठीक है, इसको आर डैश मान लेते हैं। आर डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आप लोग मान सकते हो। अब यहाँ पे आर डैश बराबर 1/R1 की जगह 1/4। यहाँ पे ए और सी के बीच सबसे पहले निकाल रहे, तो इसमें 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए और दोनों एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए, ठीक है, यानी ये यहाँ पे है और इसके ऊपर समांतर में ये जुड़ा हुआ है। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए दोनों, तो समांतर क्रम के सूत्र के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। अब ये दोनों जो है नीचे के हर समान है, तो यहाँ पे ऊपर की जो चीजें होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ पे और ये दोनों जुड़ करके 2 हो गया। तो 1/R डैश बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2/4। और यहाँ पे R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 और इससे ये कट जाएगा। R डैश बराबर क्या हो गया, 2 ओम। R डैश बराबर 2 ओम आ गया, ठीक है। अब ये 2 ओम जो है और ये जो 4 ओम है, ठीक है। अब ये 2 ओम और 4 ओम किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। यानी ये दोनों, अब ये 4 ओम जो थे, अब ये सिर्फ इस तरीके से होकर के 2 ओम हो गए और बाकी यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, ये 4 ओम का है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल यानी श्रेणी में जुड़े हुए एक, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अब आपको ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, अब आपको श्रेणी क्रम में इनको जोड़ना है। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र जो हो जाएगा वो R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। आप सभी लोग जानते हो, कई बार हमने बता चुका। तो R बराबर क्या हो गया, ठीक है, R डैश इसको मान लीजिए आप लोग। तो R डैश का मान जो है यहाँ पे 2 ओम आया हुआ है, 2 ओम प्लस R2, यानी यहाँ पे जो दिया है ये वाला प्रतिरोध। अब आपको इसको रखना है, तो ये 4 हो गया। अब ये R बराबर क्या हो गया, टोटल 6 ओम आ गया, ठीक है, ये 6 ओम आ गया। अब इसके बाद ये तो था, यानी ये जो निकला है यहां से, ये ए वो सी के बीच प्रतिरोध निकला है, सी के बीच, ठीक है। ये किसके बीच निकल गया, ए और सी के बीच निकल गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये ए वो सी के बीच निकल गया, प्रतिरोध टोटल 6 ओम आएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा में क्या बोला है बिंदु में, कि धारा का मान यानी आई का मान, ठीक है, धारा का मान, आई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, धारा यानी सूत्र क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, V/R, V/R होता है। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है, और बाकी यहाँ पे R का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। टोटल पूरे यानी जो है धारा का मान हमें पूछ रखा है, पूरे जितने भी प्रतिरोध है सभी में, तो ये हो जाएगा V का मान 6 और बटे के R का मान यहाँ पे हमने निकाला है 6, तो ये कट करके I बराबर 1 हो गया, 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, वो ए वो सी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तीसरा पॉइंट में है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। ए वो सी के बीच क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, भी लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे विभवांतर निकालना है हमें। तो अब यहाँ पे ए और सी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए ए और सी के बीच, यानी जो ये 4 ओम प्रतिरोध है, सिर्फ इसके बीच आपको निकालना है, इस ओम जो है इसके बीच नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये 4 ओम प्रतिरोध को जोड़ने के बाद, जोड़ने पे हमें क्या मिला है, तो यहाँ पे इस 4 ओम प्रतिरोध को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमें 2 ओम मिला है। तो अब यहाँ पे जो हम मान रखेंगे, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, I/R फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हम ये R का मान रखेंगे, ये 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें A और C के बीच ही पूछ रखा है, सिर्फ B के बीच नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर I का मान 1 है इंटू R का मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया, 2 वोल्ट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आंसर 2 वोल्ट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको उसी तरीके से पूरा ऐसे ही लगाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। इसको हमने अभी कल ही साइंस के पेपर जो बताया उसमें हमने इसको सॉल्व कराया, आप लोग उस पेपर को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है देखिए उपखंड ख है और इसमें क्या है, सबसे पहले ये 5 का क दिया है। निम्नलिखित यौगिकों का आपको संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, संरचना सूत्र इसमें लिखना है आपको प्रोपेनॉल 2 का। अब प्रोपेनॉल दिया है यानी इसमें एल्कोहलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है, और वो दूसरे नंबर पे लगा है। एल्कोहलिक समूह में OH आता है और यहाँ पे पेंटेनल है यानी इसमें CHO समूह लगा हुआ है। ठीक है, नल समूह लगा हुआ है सबसे पहले। और पेंट किसको कहते हैं, एक कार्बन को मेथेन, दूसरे को एथेन, तीसरे को ठीक है प्रोपेन, चौथे को ब्यूटेन और 5वें कार्बन को पेंटेन कहते हैं। यानी इसमें कार्बन की संख्या जो रहेगी वो 5 रहेगी। ठीक है, और प्रोपेनॉल, यहाँ पे प्रोपेनॉल है, इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ 3 रहेगी। अब चलिए संरचना यहाँ पे हम बनाते हैं, किस तरीके से संरचना बनेगा। तो यहाँ पे पहले वाले में हमने बताया 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन आपको लिख देना है। इसके बीच ऐसे एकल बांध लगा देना है। ठीक है, इसके बाद इनके सभी सिरों से जो है हाइड्रोजन को कस देना है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन जो है इसमें कस गए। यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग ठीक है C और यहाँ पे इसके HH भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप सभी लोग इसमें अगर HH नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग CH3 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यानी इससे ऐसे CH3 से जुड़ा रहेगा। ये यहाँ पे 2 ऑल है यानी दूसरे नंबर पे अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसको पहला कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, और ये भी पहला है यानी इसको हमने ये पूरे को इस प्रकार से हमने लिख सकता है, ये बताया। ठीक है, और यानी पहले कार्बन, दूसरा इसको, तीसरा इसको मानना है। तो इस कार्बन से जो है क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा क्योंकि नंबर 2 दिया है तो यहाँ पे आपको अल्कोहलिक समूह OH को जोड़ देना है। तो इस तरीके से पहला संरचना बनाना है। दूसरा है पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब इसमें कितने कार्बन रहेंगे, कार्बन की संख्या 5 रहेगी। सबसे पहले कार्बन की संख्या आप सभी को ऐसे बना लेना है। ठीक है, 5। इसके बीच ऐसे आपको बांध कर देना है और यहाँ पे आपको इसके सिरे से सबसे पहले यहाँ पे नल दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा CHO। ठीक है, यानी ये जो है CHO समूह से जुड़ा है, बाकी इसके सभी सिरों से आपको हाइड्रोजन को जड़ देना है। ठीक है, कस देना है ऐसे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल खुली श्रृंखला बन गया। ठीक है, यानी ये संरचना सूत्र, इसको संरचना सूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों को बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है इसलिए इसको, और यहाँ पे अल समूह जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे पेंटेनल कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा यानी यहाँ पे जिंक दिया है तो जिंक को जेडियन कहते हैं और सिल्वर नाइट्रेट दिया है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है AgNO3। नाइट्रेट दिया है यानी NO3 की 3 संख्या रहेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी इस तरीके से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO3 का, यहाँ पे NO3 की संख्या यहाँ पे हमने 2 लगाया तो 2 है तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी संख्या 2 हो गई यानी NO3 की संख्या यहाँ पे 2 लगाने से 2 गई। और लेकिन यहाँ पे Ag की संख्या 2 हो गया तो प्लस आप सभी को Ag लिखना है। ठीक है, 2Ag। अब ये संतुलित हो गया बिल्कुल। और उसके बाद दूसरा है यहाँ पे मैग्नीशियम तो Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, और ये रिएक्शन करके क्या बनेगी, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। ठीक है, और प्लस सिल्वर नहीं प्लस सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यानी यहाँ पे H2। अब यहाँ पे इसकी संख्या को 2 कर दीजिए। बाकी ये अगर यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, क्लोरीन की 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। इस तरीके से आपको करना है और बैलेंस भी करना है ऐसे जैसे हमने किया है। इसके बाद है प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग आपको लिखना है। कास्टिक सोडा का 2 उपयोग जो है ये आप लोग नोट कर लीजिए, लुगदी और कागज के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, और कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन, शैम्पू, अन्य डिटर्जेंट उत्पादन बनाने में भी किया जाता है। 2 उपयोग हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप सभी लोग जानते हो, हमने कई बार बताया हुआ है।
ठीक है, किस तरीके से इसका निर्माण होगा, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जैसे किसी का जब हाथ क्रैक हो जाता है, पैर क्रैक हो जाते, टूट जाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो उसमें व्हाइट पट्टियां लगा देते हैं डॉक्टर, ठीक है, जो काफी मोटी होती है, ठोस होता है, वही जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। ठीक है, तो यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यानी शल्य चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले, और दूसरा है मूर्ति बनाने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया ख क्वेश्चन, संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसको हमने कई बार बता चुका है, आप लोग जो हम इससे पहले पेपर बताएं साइंस का उसमें जाकर देख लीजिएगा। बाकी इन सभी को हमने, ठीक है, 3-4 बार जितने भी सेट बता चुके 3 से 4 इससे पहले उसमें हमने बताया हुआ है, आप लोग उस सेट को जाकर देख लीजिएगा। आक्सीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, 6 नंबर का है। बाकी अथवा करके दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, इसको भी हमने बताया हुआ है कई बार, और इम्पोर्टेंट साइंस क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने इसको बताया। आप लोग हमारे चैनल पे साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इससे पहले हम जो पेपर बता चुके हैं 824, ठीक है, जो भी है डीजेड है, डीवाई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड ग। ठीक है, इसमें उपखंड ग में 8वां क्वेश्चन, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों का विवरण दीजिए। यानी पुरुष में किस तरीके से लिंग गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग सूत्र जो है, लिंग गुणसूत्र, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से प्रथम जो है 22 जोड़े गुणसूत्र नर व मादा में एक समान होते हैं। लिंग निर्धारण इन 22 जोड़े गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये नर व मादा में एक समान XX प्रकार के होते हैं, अतः इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम 23वां जोड़ा गुणसूत्र नर में XY प्रकार का, जबकि मादा में XX प्रकार का होता है। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करता है, जब नर का X गुणसूत्र मादा का X गुणसूत्र से मिलता है तो XX प्रकार का गुणसूत्र बनाता है, जो कि मादा गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी XX प्रकार का गुणसूत्र बनाएगा, जिसमें जो जन्म लेगी, ठीक है, वो लड़की यानी लड़की का जन्म होगा। ठीक है, अतः लड़की का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन यदि नर का Y गुणसूत्र जो है वो मादा की X गुणसूत्र से मिलता है तो XY बनाता है। ठीक है, और ये प्रकार जो है इस प्रकार का गुणसूत्र बनाता है, जो कि नर गुणसूत्र होगा, यानी इस प्रकार के जो जन्म होगा वो लड़के का जन्म होगा। ठीक है, जब XY बनेगा तो लड़के का जन्म होगा, और जब XX बनेगा तो वो लड़की का जन्म होगा। यानी जितने लड़के हैं उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जितनी गर्ल्स हैं उनके अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है ख क्वेश्चन, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसको हमने कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस पेपर में भी हम आपको बता देते। जीवों के गुणों जो है, गुणों को 2 जोड़ों में बांटा जाता है। प्रत्येक के दोनों गुण इस प्रकार संबंधित होते हैं कि अगर दोनों गुणों को एक साथ एक ही जीव में उपस्थित करते हैं तो इनमें से एक ही गुण को प्रभावी होता है। ठीक है, यानी एक ही गुण इसमें से दिखाएगा, दूसरा वो एक गुण उसका नहीं दिखाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, वो दिखाई देता है, जबकि उसको प्रभावी कहते हैं। जो दिखाई देता है उसको प्रभावी कहते हैं, और दूसरा गुण स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने जो पौधे थे उसके लक्षण को उन्होंने अप्रभावी कहा है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यानी स्थली का मतलब कि जो जमीन पर पाए जाने वाले खाद्य जाल है, ठीक है, उसको आप सभी को समझाना है। अथवा करके है, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की रचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का अथवा है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो देखिए यहाँ पे स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल जो है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, किसी एक जीव का कई जीवों के द्वारा भक्षण किया जा सकता है, यानी खाया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई एक जीव जो है उसका वो किसी का भी भोजन बन सकता है।
जैसे क्या है, जैसे क्या हो गए, जो टिड्डे होते हैं उसको देखिए सर्प भी खा लेता है, ठीक है, मेढक भी खा लेते हैं और उसको पक्षियां भी खा लेती हैं, यानी वो किसका किसका भोजन बन गया, ठीक है। तो वही कहा गया यहाँ पे कि भक्षण किया जा सकता है। सामान्यतः एक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक जीवों को खाते हैं। इस प्रकार एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य आहार श्रृंखला के जीवधारियों से हो जाता है, ठीक है। यही अनेक आहार श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध आहार जाल कहलाता है। इसी यानी ये एक प्रकार से जाल के रूप में ऐसे बन जाता है, जो कि आहार जाल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खाद्य जाल पौधे से शुरू होकर के सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सर्प जो है, सर्प को बाज खा जाता है, और आपको देखिए इसका चित्र भी बनाना है, ठीक है। उदाहरण क्या है, सबसे पहले पौधे यानी उत्पादकों को खरगोश प्राथमिक उपभोक्त खाते हैं तथा फिर खरगोश को बाज खा जाता है। यानी कि जो खरगोश होता है वो शाकाहारी है, वो घास खाता है, गाजर खाता है, ठीक है, हरी भरी घासें खाता है। और वो खरगोश जो है, खरगोश को क्या खा जाता है, बाज खा जाता है खरगोश को, ठीक है। और खरगोश को शेर भी खा जाता है, बाघ भी खा जाता है, कुत्ते भी खा जाते हैं। और पौधे को जो है पौधे को चूहे खाता है, फिर चूहे को सांप और सांप को बाज खा जाता है, ठीक है। पौधा जो है उसको चूहे खा जाते हैं, काट देते हैं, और फिर चूहा जो है चूहे को सांप खा जाता है, और सांप भी नहीं बचता है, उसको भी कोई खाने वाला है, ठीक है, तो उसको बाज खा जाता है। अब देखिए यानी आहार श्रृंखला का जो जाल है वो इस तरीके से बन जाता है ऐसे। सबसे पहले देखिए ये चूहा है, यहाँ पे खरगोश है, ठीक है। ये पौधे, सबसे पहले पौधे को क्या कौन खा रहा है, खरगोश खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, ठीक है। अब टिड्डे को कौन खा जा रहा है, मेढक खा जा रहा है, मेढक को कौन खा जा रहा है, बाज, यानी इसमें से सभी को बाज खा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, खरगोश है, खरगोश को कौन खा जा रहा है, लोमड़ी खा जा रही है, शेर खा जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको पौधे को कौन खा रहा है, चूहा, चूहा को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा जा रहा है, बाज खा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टिड्डे जो है छोटे बहुत, इसको चिड़िया खाती है। तो इस तरीके से आपको ये जो है डायग्राम फिगर इसको भी बनाना है, ठीक है। इस पूरे फिगर को भी आपको बनाना है, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसको भी हमने जो इससे पहले हम वायरल पेपर बता चुके हैं उसमें हमने बताया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, 4 नंबर का है। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों की उदाहरण से आपको व्याख्या करना है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को हमने, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें साइंस के पूरे किताब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने तीनों नियम को बहुत ही विस्तार तरीके से बताया, समझा करके, ठीक है। 6 नंबर का आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल के तीनों नियम जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। अथवा है मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और पाचन क्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। सबसे पहले कि देखिए जो फिगर है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पे ये जो है मानव का पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। और यहाँ पे यानी जीवा से लेकर के, मुख से लेकर के ये गुदा द्वार तक रहेगा, और इसमें जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें पाचन क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जीवा होता है, इसमें यानी पहले मुख में भोजन डालते ये, ठीक है, मुख गुहा है, इसके बाद ग्रसनी है, यहाँ पे भोजन आता है, और यहाँ पे ये डायाफ्राम है, ठीक है। इसके बाद ये अमाशय है, इसमें भोजन आता है, और इसके बाद यहाँ पे जो है ये पीत रस है, और ये भंडारण करता है। पीत रस यानी यहाँ पे जो है ये भंडारण करता है, ये पित्त नलिका है, और यहाँ पे जो है ये यकृत है, ठीक है। इस तरीके से भोजन जाता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्षुद्रांश है, ठीक है, क्षुद्रांश है, और ये अग्नाशय है यहाँ पे, और यहाँ पे है भेद्रांत, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो है ये गुदाद्वार है, ठीक है, जहां से उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, यानी किस तरीके से सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भोजन को कहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले मुख में लेते हैं, ठीक है। भोजन को दांतों की मदद से सबसे पहले मुख में कुचलते हैं, ठीक है, यानी कुचला जाता है, और भोजन को काटा जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है, जिसे 3 लार ग्रंथियां एक जीभ के नीचे और 2 जबड़े के किनारे के द्वारा स्रावित किया जाता है, ताकि ये गीला और फिसलन भरा हो जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को
इस तरीके से ऐसे जब हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको चबाया जाता है, चबाने के रूप में किया जाता है। यानी जब इसको चबाया जाता है ना, तो ये 3 ग्रंथियां जो होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि भोजन में लार मिल जाते हैं। इसके बाद लार में एमाइलेज होता है, ठीक है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अगले भाग तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरे में है कि नरम भोजन फिर एक लहर जैसी गति में अन्न प्रणाली से गुजरता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक गति के रूप में जाना जाता है। पेट में भोजन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, यानी अमाशय रस और डिल के साथ मिलकर मिल जाता है, और HCl, ठीक है, भोजन पेप्सिनोनेज जैसे पाचन एंजाइम की मदद से सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है, और जबकि मलगम पेट की दीवारों की रक्षा करता है। जो पेट से भोजन रिंग जैसी मांसपेशियों की मदद से छोटी आंतों में जाता है, जिन्हें पाइलोरिक, ठीक है, स्फिंक्टर्स कहा जाता है, जो एक समय में केवल थोड़ा सा भोजन पारित करने की अनुमति देते हैं। छोटी आंत में अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, स्रावित रस की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा टूट जाते हैं। यकृत से पित्त रस की मदद से वसा को छोटे ग्लोब्यूल जैसे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पैसीकरण के रूप में जाना जाता है। अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज होता है जो वसा को तोड़ता है, ठीक है। छोटी आंत का पिछला भाग क्षारीय प्रकृति का होता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और इस तरीके से इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, और हमारे फोन में बहुत ही कम स्पेस बचे हैं, इसलिए हम आपको काफी जल्दी इसको बता दे रहे हैं। टूटा हुआ भोजन आंत की अंदरूनी दीवारों पर मौजूद छोटे छोटे उभारों, जिन्हें विली कहते, के द्वारा अवशोषित किया जाता है। विली रक्त और लसिका वाहिकाओं से घिरे होते हैं, जो भोजन को अवशोषित करते हैं और इसे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अंत में भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, जहां अधिकांश पानी भोजन से निकल दिया जाता है और फिर गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी ये पूरे जो फिगर है ना, इसी के बारे में यहाँ पे पूरी पाचन की क्रिया इसी में हो रही है, तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ख, यानी इसमें ख जो है पॉइंट ये कि आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो छोटी आंत में छोटी उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। ये खाद्य पदार्थों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं से अत्यधिक आपूर्ति होती है, ठीक है। जैसे कि भोजन जो है, जैसे ही भोजन छोटी आंत से गुजरता है, ये विली के माध्यम से अवशोषित होता है और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से ये शरीर के सभी भागों में वितरित होता है, ठीक है। क्रमानुकुंचन के द्वारा, यानी पेरिस्टाल्सिस शरीर में भोजन की गति को दिया गया विशिष्ट नाम है। कर्मानुकुंचन गति, जिसे कर्मानुकुंचन भी कहा जाता है, अन्न प्रणाली और भोजन की नली में भोजन के संकुंचन और विश्राम को संदर्भित करता है, और भोजन जो है पेट के रास्ते नीचे चला जाता है, ठीक है। ये गति अनैच्छिक है और भोजन को पेट और आंतों से गुदा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से अगर पाचन क्रिया वाला, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है, और ये डायग्राम जो है इसको भी आप सभी को बनाना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो पूरा जो पेपर है आप लोग, ठीक है, जो पूरा पेपर है आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत ही वायरल पेपर है, और 29 फरवरी को बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आएगा। और हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे, ठीक है, साइंस में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, अगर आप लोग साइंस में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे साइंस में पास होने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे आप लोग साइंस में, विज्ञान में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लास्ट में हम उस वीडियो के एंड स्क्रीन लगा देंगे, उस वीडियो को लगा देंगे, आप लोग इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे है कि साइंस में कॉपी आपको कैसे लिखना है, ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 मिले विज्ञान में। तो इस टॉपिक पे भी वीडियो बन चुका है, इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को भी हम लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।